लोग देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है सेफ्टी से है और यह सीबीटी क्वेश्चन है जो कि हम लोग IIT में ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाता है। और यह क्वेश्चन हम लिए हैं एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक जो अपनी साइट पर डाला हुआ है उसके माध्यम उसी से लिए हैं। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक खतरा है जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ इसमें से रासायनिक खतरा कौन सा है। तो शोर है जो कि हमारा रासायनिक खतरा नहीं होगा, विस्फोटक है जो कि हमारा रासायनिक खतरा होगा, कंपन जो कि हमारा रासायनिक नहीं होगा, विकिरण हमारा रासायनिक नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी विस्फोटक जो है एक रासायनिक खतरा है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। व्यवसाय में केमिकल से संबंधित कौन सा खतरा है। तो हमारा जो है रासायनिक खतरा या केमिकल खतरा है, इसे विषाणु उत्पन्न होगा ना, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। अब शारीरिक क्यों नहीं होगा कि इससे तो इस शारीरिक से तो हम लोग का कोई विषाणु नहीं आ रहा है, जैविक से भी विषाणु नहीं आ रहा है, यांत्रिक खतरा से भी विषाणु नहीं आ रहा है, लेकिन जो रासायनिक खतरा है जिससे कि हम लोग विषाणु आएगा यानी केमिकल खतरा। रासायनिक खतरा जो है आपका हो जाएगा सुरक्षा संबंधित स्वास्थ्य संबंधित इसका क्या सोच है जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कर्मचारी मनोबल घटाएं। कर्मचारी के मनोबल को घटा देंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा प्रोडक्शन कम जाएगा, हमारा काम बाधित हो जाएगा, गुणवत्ता में कमी, ये भी हमारे फायदे की नहीं है। अनुपस्थिति को कम करना, अनुपस्थिति को कम करना ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, यानी अनुपस्थिति को कम करें। ज़्यादा मानिए कि किसी वर्क को करने के लिए हमें 5 व्यक्ति की ज़रूरत है, 5 बंदा की ज़रूरत है, 10 बंदा लगा देंगे तो हमारा सेफ्टी में कमी हो जाएगा और काम जो है प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका अनुपस्थिति को कम करना। उपस्थिति को कम करेंगे हमारा काम सही से होगा और उसका स्वास्थ्य पर भी ध्यान देकर काम किया जा सकता है। उत्पाद को कम करना ये सब हमारी सेफ्टी से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करता है, जूते पहनने से किस प्रकार की सुरक्षा हमें मिलता है कहाँ पे वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में व्यक्तिगत जूता अगर हम पहनेंगे तो सुरक्षा हमारी होगी, हमारे पैर की सुरक्षा होगी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा हो जाएगा। अगर यही मशीन संबंधित सुरक्षा की बात होता तो फिर मशीनरी होता, व्यवसाय की बात होता तो फिर व्यवसाय। लेकिन अगर हम जूता की बात करें तो ये हम लोग से जुड़ी हुई चीज़ है, व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ है ये। रखना है व्यवसाय के आंतरिक खतरा कौन सा है। व्यवसाय में मशीन के लिए कौन सी खतरा इम्पोर्टेंट है इसमें से। रोग या खतरा में नहीं आएगा। वर्तमान हिसाब गैर पंजीकृत मशीन जो है ये आपको मशीनरी खतरा में आ जाएगा, क्योंकि यह जो है बिना रजिस्टर्ड अगर आप मशीन चलाते हैं तो आपका कंपनी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपको जेल हो सकता है, मशीन की जब्त हो सकती है। इस तरीके से जो है आपको यह खतरा मंडराते रहेगा आपके कंपनी पर। क्वेश्चन है 6, इसमें कह रहा है विच इज द बायोलॉजिकल हजार्ड, यानी जैविक खतरा कौन सा है। जैविक खतरा धूम्रपान, रोग, संक्रमण और गरीब अनुशासन यानी पुअर डिसिप्लिन। आपका हो जाएगा जैविक खतरा हो जाएगा संक्रमण। अगला क्वेश्चन है जोशीन तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी जब लिक्विड में किसी लिक्विड के कारण जब आग लगेगा वहाँ पे हम लोग कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो जब लिक्विड में आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग सूखा पाउडर का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा बी सूखा पाउडर। अगला क्वेश्चन है 8, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीली अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है अलग टाइप का हो सकता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसमें जो हिंदी लिखा हुआ है वो इसी टाइप का लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तो कौन सा दस्ताने का उपयोग करेंगे जिससे कि कोई नुकीला चीज़ अगर उठाते हैं तो हमें उससे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और सेफ्टी अच्छा रहेगा। तो कागज़ के दस्ताने पहनेंगे तो ये सही नहीं है क्योंकि ये फट जाएगा। रबर के दस्ताने भी वो सही नहीं है। और जो है चमड़ा के दस्ताने, लेदर का दस्ताने जो है हम लोग को सेफ्टी को देखते हुए बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए हमारा हो जाएगा आंसर सी। पोथीन के दस्ताने भी सही नहीं है सेफ्टी के नज़र से। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है, कौन सा पदार्थ जो है विषैला होता है। तो बेयरिंग, पुराना बेयरिंग, कागज़ के रैपर, इस्तेमाल किया गया स्नेहक, पुराना वाशर, बोल्ट और नट। जब हम लोग कोई भी डीजल वर्कशॉप में जब काम होता है वहाँ पे तो वहाँ पे बहुत सारे रद्दी सामान जो है बाहर निकाले जाते हैं। जैसे पेपर का कुछ प्लास्टिक है, पेपर है, वाशर है, नट बोल्ट है, ये सब भी है।
लेकिन इसमें से विषैला कौन सा है? तो विषैला जो इस्तेमाल किया गया स्नेहक, जो हम लोग मोबिल चेंज करते हैं गाड़ी का, वो जो है आपका एक विषैला हो जाएगा। इसको जब भी हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो उसको इससे चेंज करने के बाद इसको हम लोग कहीं इसका स्थान बना होता है वहाँ पे इसको डाल देते हैं ताकि इसको मार्केट में सेल किया जा सके। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसमें से मानव के स्वास्थ्य के लिए कौन सा हानिकारक गैस है? तो ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जहरीला गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लायक नहीं है, इसी से याद करना है और ध्यान में इन चीज़ को रखना है। आगे जो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा जिसमें समझने की जरूरत है उसमें विस्तार से समझाया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? तो इससे पहले जो क्वेश्चन था इसी से जुड़ी हुई क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को रिपीट किया है तो तरीका चेंज कर दिया है। तो मानव के लिए जो है कौन सा गैस है इसमें से जो हानिकारक है? तो आपका जो है इसका भी आंसर हो जाएगा मोनोकार्बन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है? जब कार्यशाला में अगर धूल जो उत्पन्न हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, उससे जो है आपके शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? तो जो वर्कशॉप में धूल मिट्टी उड़ता है, कार्य करने से जो धूल उड़ता है उससे आपको प्रभाव पड़ेगा कहाँ? गले में जो है तकलीफ हो जाएगा, आपको गले में तकलीफ होगा। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विषाक्त अपशिष्ट को हटाने, जैसे मानिए कोई विषाणु चीज़ है उसको हटाने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एक वैक्यूम क्लीनर आता है, इसको हम लोग करके उसको सक्शन कर लेते हैं ताकि जो है वहाँ का जो है विषाणु उड़ेगा नहीं और अलग कचरा भी नहीं फैलाएगा और किसी के शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वैक्यूम का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। आप हर जगह देखते होंगे कि बस वह लगा देता है, मशीन चलता है, धूल मिट्टी नहीं उड़ेगा और उसको क्या करता है? सक्शन कर लेता है। तो आपका हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? ये जो आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ये फिगर बनाया हुआ है और वो पूछ रहा है कि इस फिगर का नाम क्या है। इस फिगर का नाम आपका हो जाएगा, देख रहे हैं इसे है चश्मा है, देखने से लग रहा है कि ये चश्मा है, ये पीछे से दे दिया फंसाने के लिए। जब बिल्डिंग करते हैं उस समय इस चश्मा का जो है उपयोग होता है। आपका ये हो जाएगा चश्मा। ऐसे हाथ का स्क्रीन, हेलमेट स्क्रीन भी दिया है लेकिन ये हेलमेट का स्क्रीन नहीं है, ये एक चश्मा है। अगला क्वेश्चन है, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? यानी कि व्हील बेस। व्हील बेस किस दूरी को कहा जाता है? कौन से पहिया की दूरी को जो है व्हील बेस कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है, सामने के पहियों के बीच केंद्र की दूरी, रियर व्हील बीच केंद्र से दूरी, आगे और पीछे पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र, और आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी में के अंतर। सामने के पहियों के बीच का दूरी हो जाएगा, मानिए कि फ्रंट अगर लेते हैं, इसको फ्रंट मानते हैं तो ये इसके दूरी को कह रहा है। और ये ऑप्शन है आगे और पीछे, यानी आगे ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। तो रियर हो गया यानी कि इसका दूरी और इसका दूरी के लिए केंद्र से केंद्र का जो दूरी होगा आपका हो जाएगा व्हील बेस। ये हो जाएगा आपका व्हील बेस हो जाएगा, ये आपका व्हील बेस हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के अंतर जो है आपका व्हील बेस नहीं होगा। आपका केंद्र से दूरी जो होगा, फ्रंट का और रियर के केंद्र का बीच का जो दूरी होगा वो आपका हो जाएगा व्हील बेस। ये आपका व्हील बेस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस हिस्से, यहाँ पे शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है और इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर को ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानिए कि किसी व्यक्ति का शरीर का कोई हिस्सा कट गया और उससे खून निकल रहा है, तो कहीं कहीं से खून निकलना ज़्यादा जो है इमरजेंसी नहीं माना जाता है, कहीं से अगर खून निकल उसको इमरजेंसी माना जाता है। उसका खून कहाँ से निकल रहा है और उसको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। चाहे शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है और गंभीर माना जाता है, यानी कि अगर आपके से ऑप्शन दिया है मानव के शरीर के पैर से खून निकलेगा तो क्या होगा, मानव के शरीर के घुटने से निकलेगा तो इसको क्या माना जाएगा, शरीर के कलाई से निकलेगा तो क्या माना जाएगा, शरीर के जांघ से निकलेगा तो क्या माना जाएगा। तो इसमें जो आपका जो शरीर के कलाई से अगर खून निकल रहा है, मानिए कलाई अगर कट गया उससे खून निकल रहा है तो इसको जो है इमरजेंसी माना, गंभीर माना जाएगा। गंभीर
माना जाता है। यानी कि जब कलाई जो है शरीर के कलाई जब कट जाएगा और उससे खून निकल रहा है तो उसको गंभीर माना जाएगा, उसको एकदम मेंटेन होना चाहिए कि इसका जो इलाज बहुत जल्दी करना है और इसको प्राथमिक उपचार देने की जरूरत है। अगर उसे नॉर्मल में ले लेंगे तो कट गया है, खून निकल रहा है, ठीक हो जाएगा, तो उस स्थिति में इंसान जो है खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें? जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें? जल जाता है तो उसका इलाज कैसे करना है? तो उसको जो है पानी से ढका हुआ ऑप्शन है इसका, यानी पानी से जो है ढकना है। जितना पानी देंगे उतना उसको फायदा करेगा। ऑप्शन तो कह रहा है जले हुए हाथ को गर्म हवा दे, नहीं, गलत है। जले हुए हाथ को ठंडी हवा दे, ठंडा हवा भी देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा आपको पानी, है ना। पानी देना जो है ज़्यादा बेटर होगा, जो बेटर होगा उसको हम लोग मानेंगे। जले हुए हाथ को गर्म पानी ढके, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास पानी अवेलेबल रहता है, इसलिए सबसे बेटर हो जाएगा पानी, जो कि ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहीं भी जलता है तो वहाँ पे पानी का उपयोग हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? सबसे पहला उपचार, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई घटना घट जाता है तो सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं हो कि उसको हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसको जो है कहानी ख़त्म हो जाए ना, तो उसके लिए कुछ प्राथमिक उपचार होता है, इसको करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा है, यानी यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, या यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, यह उपचार का आकलन करने का नियम है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा इसका, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यानी कि उसको तत्काल में जीवन बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में उसका मानो का जो है कलाई कट गया, उसको हम प्राथमिक उपचार नहीं करेंगे तो खून ज़्यादा अगर निकल जाएगा तो वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। या फिर किसी भी कारण से जला हुआ है, प्राथमिक उपचार करने से उसको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे प्राथमिक उपचार तो उसको राहत नहीं मिलेगा। छोटा मोटा अगर मान लीजिए कोई घटना घट गया तो उसको तत्काल अगर हम लोग उपचार कर देते हैं तो उसको जो है जीवन को कुछ क्षण तक हम लोग ब्रेक कर सकते। मानिए किसी का सांस रुक रहा है तो सांस रुक रहा है तो उसको जब तुरंत कर देंगे अगर उपचार, तो उसको सांस लेने में अगर हम लोग सहायता करेंगे तो उसका ज़िंदगी बच सकता है। अगर उसको सहायता नहीं करेंगे तो उसका ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। आगे तो हॉस्पिटल लेके जाना ही है, लेकिन हम लोग को प्राथमिक उपचार इतना करना है जिससे कि वो अपना शरीर को मेंटेन कर सके, सांस ले सके। ब्लड गिर रहा है तो ब्लड को थोड़ा बहुत ऐसा कर देंगे जिससे कि पूरा ब्लड ना गिरे ना, तो ये सब हो जाता है प्राथमिक उपचार। इसलिए हो जाएगा यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छुड़ाने में असमर्थ है तो क्या करेंगे? किसी को बिजली का झटका लग गया, किसी को करंट लगा हुआ और वो व्यक्ति उसे छुड़ाने में जो असमर्थ है, वो नहीं छुड़ा पा रहा है, उस स्थिति में हम लोग को क्या करना है? क्या उसको जाके पकड़ के हटाना है, या उसको डंडा मारना है, या फिर अलग अलग तरीका का ऑप्शन भी दिया है कि सुनिश्चित करना है कि बिजली बंद है। दूसरा ऑप्शन है कि एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले हुए कवर करें, पीड़ित को सिर के नीचे एक तरफ से रखें, पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए आपकी मदद करने के लिए सेलर से पूछे, नहीं कोई आजू बाजू में कोई व्यक्ति उसे सलाह ले। तो अगर जिसके पास जानकारी नहीं उसको सलाह लेना पड़ेगा, लेकिन जिसको जानकारी है तो जानकारी को गलत उपयोग ना करना है। यानी कि सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि बिजली बंद है या नहीं। जब भी किसी को करंट लगा है सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे, उस जगह पर पहुंचने के बाद सुनिश्चित करेंगे कि अभी जो बिजली जहाँ पे टच है उसका बिजली कटा या नहीं कटा। अगर नहीं कटा तो हम लोग पहले बिजली को बंद करेंगे, उसके बाद ही अगला स्टेप करेंगे। पता चले कि उसको कवर करने गए, बिजली चालू है, उसको गए कवर करने, खुद ही उसमें फंस गए, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले बिजली को देखेंगे, अगर बंद नहीं है तो पहले बिजली को बंद करेंगे। अगर बिजली बंद है तो उसको हम लोग फिर अगला कार्य करेंगे, लेकिन पहला कदम हमारा रहेगा कि सुनिश्चित करना है कि बिजली बंद है या नहीं। अगला सवाल कर रहा है, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैस है का आहन करता है, तरल गैस का आहन करता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इसका आगे हम बताएंगे कि कौन से क्लास में कौन सा आग जो है माना जाता है। ऐसे आपका जो है अग्नि का कौन सा तरल है, तरल गैस का जो आएगा वो आपको आ जाएगा क्लास सी में, है ना। जो तरल गैस का आएगा वो क्लास सी में आ जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। का जो है सेफ्टी में कुछ सवाल है आग से संबंधित कि जो आग लग रहा है किस वर्ग में जाएगा, इससे आग लगा हुआ किस वर्ग में जाएगा। तो आग को जो है 6 समूह में बांटा गया है, ABCD, और इलेक्ट्रिक में वर्गीकृत किया गया है। तो जिस चीज़ में आग लगा रहेगा इस चीज़ को किस क्लास में, माने कागज़
लकड़ी आदि, जैसे कार्बनिक ठोस पदार्थ में अगर आग लगा हुआ है तो किस क्लास में जाएगा, वो क्लास ए में चला जाएगा। अभी जो हमने सवाल बताया है क्लास के आधार पर, और आगे भी सवाल जो है आपको क्लास के आधार पर आएगा। तो और बी में आ जाएगा आपका ज्वलनशील तरल पदार्थ, अगर किसी डीजल पेट्रोल में अगर आग लगा हुआ है तो वो किस क्लास में आ जाएगा, बी में। सी में आ जाएगा ज्वलनशील गैस से जुड़ी आग, यानी अगर किसी गैस में आग लगा हुआ है या गैस के कारण आग लगा है तो आपका आ जाएगा सी में। डी में हो जाएगा जलती हुई धातु, किसी मेटल में जैसे एल्युमिनियम है उसमें आग लगा हुआ है तो आपका किस श्रेणी में आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा डी क्लास, डी श्रेणी में आ जाएगा। वसा से जुड़ी आग, एफ में आ जाएगा। वसा से जुड़ी आग जैसे कि डीप फैट फायर में आग का उपयोग की जाती है, फास्ट फूड बनाने वाली प्लेट में लगी आग से। जब हम लोग कुछ फास्ट फूड देखे होंगे दुकान में, जब वो चाउमीन बर्गर वगैरह बनाते रहते हैं, चाउमीन या रोल बनाते हैं, वहाँ पे जो ऑयल का उपयोग करते हैं उसमें कभी कभी ज़्यादा धुआं भी निकलता है, कभी अभी आग भी पकड़ लेता है फास्ट फूड की दुकान में, तो उससे जो आग लगेगा या उस लिक्विड में आग लगेगा तो वो आपको हो जाएगा किस श्रेणी में आ जाएगा, एफ में आ जाएगा। अगला है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में जब आग लगेगा, इलेक्ट्रिक से किसी भी मानी कहीं इलेक्ट्रिक से आग लगने का कई कारण होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट है, लूज सर्किट है ना, ओवरलोड है, इस तरीके से जो है आग लगता है। तो जब भी विद्युत में आग लगा हुआ है तो उसको किस श्रेणी में आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसका यही सूचक है, सूचक चिन्ह आपका ये हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक से आग लगा हुआ है वो किस क्लास में जाएगा, तो उसका क्लास हो जाएगा ये। लकड़ी में आग लगा हुआ है तो उसका क्लास कौन सा हो जाएगा, क्लास लकड़ी से है तो ए। लिक्विड में पेट्रोल में आग लगा हुआ है कौन सा क्लास हो जाएगा, बी। गैस में आग लगा हुआ है कौन सा क्लास हो जाएगा, सी, है ना। मेटल में आग लगा हुआ है तो वो कौन सा क्लास हो जाएगा, डी। इलेक्ट्रिक में होगा तो ये आपका हो जाएगा ये। इस तरीके से सूचित किया जाता है। ये रहे आपको आग लगने का जो भी श्रेणी आएगा, जो सवाल आएगा वो इस तरीके से अगर आप इसको नोट करके याद कर लेते हैं कि ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा, डी में कौन सा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि ज्वलनशील गैस से जुड़ी आग को किस क्लास श्रेणी में बांटा गया है तो सी डी इस टाइप से जो है आपका इसका आंसर बन जाएगा। वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। जैसे कि हम लोग अभी आग के बारे में पढ़े थे, वर्ग के बारे में ए बी सी डी एफ करके, तो हमारा जो आग है वर्ग जो सी में जो आग आता है, वर्ग सी में कौन सा आग आता है, ये हमने बताया है कि वर्ग सी में आता है गैस से जुड़ी आग, है ना। तो जो गैस से जुड़ी आग लगेगा वर्ग सी वाला, उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे, तो सूखा पाउडर आग बुझाने का उपयोग करेंगे। कौन सा, सूखा पाउडर बुझाने का यंत्र। इसमें ऑप्शन आगे है, ऑप्शन ढेर सारा है, ऑप्शन फोम भरा बुझाने का यंत्र, पानी भरा बुझाने बुझा हुआ, सी में है सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र, और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का यंत्र। तो जो गैस से जो आग लगा है यानी सी, वर्ग सी में जो आग लगा है, जो आग वर्ग सी में आएगा उसको बुझाने के लिए हम लोग सूखा पाउडर आग का उपयोग करेंगे, है ना। सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र का उपयोग करें किस में, वर्ग सी में। वर्ग सी का आग लगेगा तो। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। स्मूथ, आपका इसमें ऑप्शन ढेर सारा होगा। ऑप्शन है शीतलक, स्टार्विंग और मिसफायरिंग और स्मूथरिंग। इसका आंसर हो जाएगा स्मूथरिंग। स्मूथ, आराम से कंबल को डालिए और ऑक्सीजन, आग से ऑक्सीजन को खत्म कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। अग्नि के कौन से, जैसे आग लगा हुआ है तो किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। तो हमने जैसा बताया कि लकड़ी कागज जो भी कार्बनिक है वो सब किस में है, क्लास ए में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्लास ए। लकड़ी किस में शामिल है, क्लास ए में। कागज होता तो भी क्लास ए होता, लिक्विड होता तो क्लास बी होता, है ना। इस तरीके से जो है हम लोग जो अभी पढ़े थे आग का वर्ग, उससे हम लोग कई क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, और भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको समझेंगे। तो अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है, तो क्लास ए में। इसको समझने के लिए अभी जो बताए हैं आग का वर्ग उसको देख लीजिएगा तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है, जैसे वर्कशॉप में जब काम करते हैं
यानी कि ऑटोमोबाइल में गाड़ी का सर्विस होता है तो वहाँ पे जब सर्विस के दौरान जब मोबिल चेंज करते हैं तो उस मोबिल को, उस लिक्विड को क्या करना है, उसको निपटान कैसे करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, अपशिष्ट तेल को कंटेनर को लीजिए और विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। पंजीकृत भी करना है, ऐसा नहीं कि लेकर किसी के हाथ चोरी से बेच दिए, ऐसा नहीं करना है। तो जो है पंजीकृत करना, जिससे पता चले कि कितना मोबिल जो है आज चेंज हुआ। इसे हर तरह से रिकॉर्ड पकड़ा भी जाता है। मान लीजिए कि 10 गाड़ी का सर्विस हुआ, हर गाड़ी का अगर 3 लीटर की कैपेसिटी है तो 10 से 30 लीटर मोबिल हो जाएगा। इस टाइप से पकड़ में भी आ जाता है और ये ऐसा करना चाहिए, यह सही तरीका है करने का। ऐसा नहीं है कि जहाँ का तहाँ फेंक दिया आप मोबिल, ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करना है, फिर कंटेनर को लेके विक्रेता, जो भी वहाँ पे व्यक्ति, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको तेल विक्रेता के लिए रखा गया होगा, उसको जाके सौंप देना है। इसका ऑप्शन है पहला है ग्राहक को, इसमें बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं, ग्राहक को वापस सौंप दें, हटाए गए तेल को नाली में फेंक दें, या दूर दराज के कोनों में छोटे कंटेनर में रख दें। कहीं रखना भी नहीं है। और अपशिष्ट तेल को कंटेनर को लीजिए और विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। जो व्यक्ति इसके लिए रखा गया है उसको आप सौंप दीजिए, वो अपना रजिस्टर करके उसको बिक्री कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा है ना, उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा, यानी ऊर्जा का संरक्षण करने से क्या होता है, आपका जो है कचरा को कम कर सकते हैं और अपना उत्पादन भी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नई बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा का खपत कम होती है। तो ऊर्जा का संरक्षण का मतलब हो गया कि बिजली की बचाव, है ना, बिजली का जो है बचाव करना। इसलिए बल्ब को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे कि पुराना हो गया, खराब हो गया, तो उस समय हम लोग उसको चेंज करते हैं ताकि हमारा ऊर्जा जो है बचे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन सा है। ऊर्जा संरक्षण का क्या करेंगे कि हमारा ऊर्जा जो है संरक्षित रहेगा, बचेगा। रिप्लेसमेंट मशीनरी, यानी मशीन को रिप्लेस करेंगे, खराब को पुराने को चेंज करके नया डालेंगे तो हमारा क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आती है। प्रमुख ऊर्जा, यानी कि अब इसका ऑप्शन बता देते हैं 28 का। इसमें ऑप्शन है लघु ऊर्जा संरक्षण, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण और मध्य ऊर्जा संरक्षण और बहुत मामूली ऊर्जा संरक्षण। यानी पुरानी मशीन जब प्रसारण करते हैं तो हमको कौन सा ऊर्जा संरक्षण होता है, तो काफ़ी अधिक, मतलब प्रमुख अच्छा सा जो है हमको ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है। कम नहीं, ये कम का भी है कि यानी कि कम होगा कि ज़्यादा होगा या मीडियम संरक्षण होगा, तो नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख अच्छा वाला, अच्छा जो है कि आप ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। यानी कि जल का जो रिसाव है, उस रिसाव को अगर हम रोकते हैं तो हमारा ऊर्जा संरक्षण जो है किस प्रकार का होगा, मध्यम, अतिरिक्त, लघु, प्रमुख। जैसा कि इससे पहले जो क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट में कौन सा ऊर्जा संरक्षण आता था, प्रमुख था। यहाँ जल रिसाव को रोकते हैं तो कौन सा आएगा, आपका लघु ऊर्जा संरक्षण होगा। किसी भी जल को कहीं रिसाव है अगर हम उसे रोक लेते हैं तो हम कितना का कर पाएंगे, यानी छोटा सा ऊर्जा बचाव कर सकते हैं। अगला है, मध्य ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं। मध्य, ये हुआ लघु, जो रिप्लेसमेंट का था वो था प्रमुख, और यह है मध्य ऊर्जा। मध्य में कौन सा आएगा, मध्य में आ जाएगा गृह व्यवस्था, पानी का रिसाव रोकना, पुराने भवन का नवीनीकरण करना, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरण का प्रतिस्थापन। यानी आपके मौजूदा जो भी उपकरण जो होल्ड पर है रखा गया, उसको अगर हम लोग अलग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो जो है हमारा मध्य ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। मौजूदा हाउस होल्ड को करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। जल का रिसाव को रोकते हैं तो लघु ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। तो मशीनरी को रिप्लेस करते हैं तो हमारा प्रमुख ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। यानी इससे 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि सेफ्टी में ये सब क्वेश्चन का क्या लेना देना है। तो सेफ्टी में जो है इस क्वेश्चन से यही है कि सेफ्टी जो है कई प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी है तो सिर्फ हमारा ही सेफ्टी है, मशीन का सेफ्टी, कंपनी का सेफ्टी, है ना, सेल्फ सेफ्टी और वातावरण का भी सेफ्टी ध्यान रखा जाता है। इस सबको देखते हुए सब क्वेश्चन जो है सेफ्टी में, और सारे क्वेश्चन जो है आपको जो CBT का जो क्वेश्चन बैंक है उससे लिया गया है। सेफ्टी का इतना क्वेश्चन था।
टोटल 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन को जो हमने बताया। और भी 31 और भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन बैंक में था उसको हमने बताया। और आगे जो अगला चैप्टर है इसमें तो सब एक थ्योरी टाइप का था, तो मज़ा कम आया होगा। हो सकता है कि आगे जब कुछ प्रैक्टिकली आएगा तो उसमें विस्तार से बताने से आपको कुछ अच्छा लगे और क्लास करने में इंटरेस्ट आएगा।